नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट से रिलेटेड टॉपिक है उसके तहत जो हमारा सीरीज चल रहा है उसके तहत आज हमारा 17वां अर्थात 17th लेक्चर है, जिसकी शुरुआत हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक से कर रहे हैं और वो है ग्लोबल गेटवे। फ्रेंड्स, यह यूरोपियन कमीशन जो है इनको लॉन्च किया है ग्लोबल गेटवे को। यह वास्तव में यूरोपियन यूनियन का स्ट्रेटेजी है कि जो भी ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर इस अंतर्गत आएगा, ग्लोबल गेटवे के अंतर्गत, उसको फिनांस करना है। इसका एम क्या है कि मोबिलाइज करना है लगभग 300 बिलियन यूरो, इन्वेस्ट करना है इस पैसे को बिटवीन 2021 से 2027 के बीच में। जो यूरोप है उनका स्ट्रेटेजी है कनेक्ट करना है पीपल को और कंट्रीज को। साथ ही साथ किस तरह से करना है, तो स्मार्ट वे में करना है, सस्टेनेबल होना चाहिए और फेयर वे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फेयर वे है, क्योंकि जो चाइना का प्रोजेक्ट है जिसका हम आगे बात करेंगे वो फेयर वे नहीं है, लेकिन जो यूरोप ये बता रहा है कि वो ग्लोबल गेटवे प्रोजेक्ट पे काम करेगा, या एक फेयर वे में होगा। फ्रेंड्स, इनका फोकस जो एरिया है 5 एरिया पे फोकस है। डिजिटल सेक्टर पे, क्लाइमेट एंड एनर्जी पे, ट्रांसपोर्ट, हेल्थ, एजुकेशन एंड रिसर्च सेक्टर पे पूरा प्रोजेक्ट ये जो है इसी पे फोकस कर रहा है कि किस तरह से एक तरह का ग्लोबल गेटवे बना करके एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्चा करके एक अच्छा, स्मार्ट, सस्टेनेबल, एक सुंदर वर्ल्ड का निर्माण हो। फ्रेंड्स, जो दूसरे ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनकी बात है और कुछ जो अभी प्रैक्टिस में है उनकी चर्चा कर लेते हैं। एक है बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, B3W। ये प्रोजेक्ट है G7 कंट्रीज का, याद रखिएगा। जो G7 कंट्रीज है वो चाहता है कि जो एक तरह का कलेक्टिवली कैटलाइज करें फंडिंग का और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो इस फंडिंग के द्वारा, और खास करके जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज है वहाँ पे इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम किया जाए। दूसरा जो अन्य प्रोजेक्ट है वो है चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, शॉर्ट में इसको BRI बोला जाता है। चाइना ने इसे 2013 में लॉन्च किया है। एज इसका जो नाम दिया गया है, वन बेल्ट वन रोड। ये BRI जो है चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो इसके तहत जो फंडिंग किया जा रहा है वो निर्माण करके इंफ्रास्ट्रक्चर का एक तरह का लैंड एंड सी रूट्स का निर्माण किया जाएगा। खास करके इसके तहत लिंक किया जाएगा अब एशिया को, अफ्रीका को और यूरोपियन कंट्री को। तो फ्रेंड्स, ये आप मैप में देख रहे हैं चाइना का प्रोजेक्ट जो है BRI प्रोजेक्ट, और ये G7 कंट्रीज का लोगो है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा एल्गो ट्रेडिंग। फ्रेंड्स, ये कंटेक्स्ट इसको समझते हैं। जो सेबी है उन्होंने एल्गो ट्रेडिंग को रेगुलेट करने की बात किया है, इसीलिए ये अभी चर्चा में था। वास्तव में जो एल्गो ट्रेडिंग है यह एक तरह का एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग की बात करता है, जिसका दूसरा नाम ये भी है एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। यह एक तरह का कंप्यूटर असिस्टेड जो स्टॉक होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक का बाइंग और सेलिंग होता है वो कंप्यूटर असिस्टेड होता है। फ्रेंड्स, भारत का जो स्टॉक मार्केट है उसमें जो डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है उसका 50% कंप्यूटर असिस्टेड ही होता है, इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थोड़ा बेनिफिट्स देख लेते हैं एल्गो ट्रेडिंग का। ये हाई वॉल्यूम एंड हाई स्पीड पे ये ट्रेडिंग होता है। इनमें जो ट्रांजैक्शंस कॉस्ट होता है उनका बहुत ज़्यादा रिडक्शन होता है, और जो प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंजेज होता है उनको अवॉइड किया जाता है। और इनमें जो ह्यूमन एरर हो सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, इसीलिए बहुत ही हाईली एक्यूरेट होता है ये। फ्रेंड्स, ये एल्गो ट्रेडिंग टर्मिनोलॉजी है जिसको याद रखिएगा। जो हमारा
नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रधानमंत्री किसान। फ्रेंड्स, जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान है, यह सेंट्रल सेक्टर का स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था 2018 में। इसका जो फंडिंग है 100% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाता है और जो भी एलिजिबल फार्मर्स होते हैं उनको 6000 पर एनम प्रत्येक साल दिया जाता है और ये 3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है 2000 करके। फ्रेंड्स, जो फार्मर्स फैमिली की बात है, जो फैमिली है इसको डिफाइन कैसे किया जाए। इस स्कीम के तहत जो फैमिली को डिफाइन किया गया है उसमें हस्बैंड, वाइफ और माइनर चिल्ड्रन आते हैं। इनिशियली शुरुआत में जो फार्मर्स फैमिली थे, जो फार्मर्स को चिन्हित किया जाता था, उसके तहत जिनको लेस देन 2 हेक्टेयर्स लैंड होते थे वही एलिजिबल होते थे। लेकिन जून 2019 के बाद जितने भी फार्मर्स हैं सारे फार्मर्स को इसके तहत अलाउ कर दिया गया है। जो खास बात है कि जो फार्मर्स फैमिली है उसको जो आइडेंटिफाई किया जाएगा, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज एडमिनिस्ट्रेशन को दिया गया है। ये जो फंड है डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा जो बेनिफिशरीज है उनके बैंक अकाउंट में। तो ये मुख्य बातें था जो प्रधानमंत्री किसान योजना से रिलेटेड है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक जो है फिनटेक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये क्या है? प्रधानमंत्री इनॉग्रेट किए इन्फिनिटी फोरम, इसीलिए चर्चा में था। इन्फिनिटी फोरम ये जो है एक फोरम है जिसमें फिनेंशियल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये फोरम। अब ये जो फिनेंशियल टेक्नोलॉजी है ये क्या है? इसमें टेक्नोलॉजी को यूज करके जो फिनेंशियल एक्टिविटीज़ है उनको इम्प्रूव किया जाता है। जैसे जो स्मार्टफोन है उनको यूज करके जो बैंकिंग एक्टिविटी है उनको आप प्रोसेस जो है बैंकिंग का उसको बहुत फास्ट कर देते हैं। तो इस तरह के जो टेक्नोलॉजी है जो फिनेंशियल एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करता है उसी को फिनेंशियल टेक्नोलॉजी कहा जाता है और शॉर्ट में फिनटेक कहा जाता है। इसका पर्पस क्या है इस फोरम का? जो अभी इन्फिनिटी फोरम है, इस पिक्चर में देख रहे हैं इन्फिनिटी फोरम, इसका पर्पस है ब्रिंग टुगेदर जो लीडिंग माइंड है वर्ल्ड के बिजनेस के फील्ड में और टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इन दोनों को एक साथ लाना है और डिस्कस करना है कि कैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस जो है वो फिनटेक इंडस्ट्रीज को और बूम कर सकता है और किस तरह से इंक्लूसिव ग्रोथ साथ ही साथ ह्यूमैनिटी को बड़े लेवल पे सर्व किया जा सकता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। ये पर्पस है। इंडिया की क्या खासियत है वो देख लेते हैं। इंडिया जो है इस फील्ड में फ्रंट रनर है, खास करके इमर्जिंग इकोनॉमीज में। ये जो इन टर्म्स ऑफ फिनटेक एडॉप्शन, मतलब फिनटेक फिनेंशियल टेक्नोलॉजी के एडॉप्शंस में जो इंडिया का रेट है, एडॉप्शन रेट अराउंड 87% था मार्च 2020 में। जो ग्लोबल एवरेज है वो सिर्फ और सिर्फ 64% है। आप ये देख रहे हैं भारत कितना तेजी से बढ़ रहा है इस फील्ड में। भारत जो फिनटेक इकोसिस्टम जो है, इस ग्लोबली जो भारत ने फिनटेक इकोसिस्टम को एस्टेब्लिश किया है, यह पूरे विश्व में 3rd लार्जेस्ट है इंडिया में। सो फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के पॉइंट्स ऑफ व्यू से। ये चूंकि भारत का पॉजिटिव एस्पेक्ट है तो यहाँ से क्वेश्चंस पीटी में भी और मेंस में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA। ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसको लॉन्च किया गया ज्वाइंटली इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा। ये याद रखिएगा, फ्रांस वर्ड कहीं भी पीटी में दे सकता है। फ्रेंड्स, इसका जो सेक्रेटरीट है ये गुरुग्राम, दिल्ली के बगल में ही है गुरुग्राम, यहाँ पे इसका सेक्रेटरीट है। अभी तक इस संगठन में जो ISA है इसमें 101 सिग्नेटरीज हो चुके हैं और इन सिग्नेटरीज में 80 सिग्नेटरीज ऐसे हैं जो इस ISA फ्रेमवर्क जो एग्रीमेंट है इसको रेटिफाइड कर चुका है। फ्रेंड्स, इसका एम क्या है? इसका एम है एनर्जी एक्सेस सब तक पहुंचाना, जो एनर्जी सिक्योरिटी है उसको इंश्योर करना और एनर्जी जो ट्रांजिशंस है अपने मेंबर कंट्रीज में उनको बढ़ाना। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को ISA के तहत ऑब्जर्वर का स्टेटस दिया गया है। इससे क्या फ़ायदा होगा?
ISA को यह चॉइस मिलेगा, यह ऑप्शंस मिलेगा कि जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली का हेडक्वार्टर है वहाँ पे अपना एक परमानेंट ऑफिस जो है वहाँ एस्टेब्लिश कर सकता है। फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग। अभी फॉरेन मिनिस्टर्स का 3rd इंडिया सेंट्रल एशिया डायलॉग हुआ है, इसलिए चर्चा में था। 5 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, इसको याद रखिएगा, एटलस में या गूगल पे सर्च कर लीजिएगा कौन कौन कंट्री है। तो कजाकिस्तान है, किर्गिजिस्तान है, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। इसमें कुछ कंट्री है जिनका अफगानिस्तान से बॉर्डर टच होता है, तो ये याद रख लीजिएगा किसका अफगानिस्तान से बॉर्डर टच होता है और किनका नहीं होता है। जो की हाइलाइट्स हम देख लेते हैं वहाँ पे क्या हुआ है, स्टेटमेंट्स जारी किया गया उस डायलॉग में। ये कहा गया है यहाँ पे कि जो अफगानिस्तान का टेरिटरीज है उनको यूज नहीं किया जाना चाहिए शेल्टरिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, प्लानिंग और फिनांसिंग टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के लिए। इंडिया का यहाँ पे 4C अप्रोच है। क्या है सेंट्रल एशिया को लेकर के? भारत कह रहा है फोकसिंग ऑन फर्स्ट C फॉर कॉमर्स, सेकेंड C फॉर कैपेसिटी इन्हांसमेंट, 3rd C फॉर कनेक्टिविटी एंड 4th C फॉर कंटैक्ट। इसके द्वारा हम जो कॉपरेशन है दोनों इंडिया और सेंट्रल एशिया कंट्री के बीच उनको हम एक्सपेंड करेंगे। फ्रेंड्स, ये भारत का अप्रोच है। इम्पोर्टेंस क्या है सेंट्रल एशियन रीजन का भारत के लिए, ये देख लेते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। ये ब्रिज कर सकता है गैप बिटवीन डिफरेंट रीजन्स ऑफ एशिया। एशिया के जो डिफरेंट रीजन्स है उनमें जो एक गैप है उनको ये ब्रिज कर सकता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। दूसरा, यूरोप और एशिया के बीच में भी एक सेतु का काम कर सकता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। आप मैप में देखिएगा तो जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है उनका बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, जियो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसका। जो सेंट्रल एशियन रीजन्स है इनका पास बहुत ही ज़्यादा मात्रा में रिसोर्सेस है, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, गोल्ड एंड यूरेनियम है फ्रेंड्स। पर भारत के लिए बहुत बड़े चैलेंजेस भी है यहाँ पे। क्या है चैलेंजेस? पाकिस्तान और चाइना का नेक्सस है यहाँ पे, भारत का डायरेक्ट कनेक्टिविटी जो है यहाँ पे नहीं है, और भारत का जो बायलैटरल ट्रेड है ये बहुत कम है। फ्रेंड्स, ये चैलेंजेज है, पर ये चैलेंज नहीं, भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। इन सारे चैलेंजेज को भारत दूर कर, इन चीज़ों को जो वहाँ पे सेंट्रल एशियन रीजन से उसे अच्छा संबंध बना करके भारत आने वाले समय में एक सुप्रीम पावर बन सकता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इंडिया श्रीलंका डिस्प्यूट। खास करके ये डिस्प्यूट है ये फिशरीज डिस्प्यूट से रिलेटेड है। रीजन क्या है इसका वो देख लेते हैं। लैक ऑफ डिफाइंड मेरीटाइम बाउंड्री, जो समुद्री एरिया है वहाँ पे कोई डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। ये पिक्चर आप देख रहे हैं, ये जो लाइन है इसको ध्यान से देखिएगा। इंडिया और श्रीलंका के बीच में 1974 और 76 के बीच कई सारे समझौते हुए, जिसमें 4 बहुत इंपॉर्टेंट था। जो बाउंड्री से रिलेटेड एग्रीमेंट्स है उनसे रिलेटेड है, लेकिन इन सारे एग्रीमेंट होने के बावजूद भी कोई वेल डिफाइंड मेरीटाइम बाउंड्री जो है दोनों कंट्री के बीच में नहीं एस्टेब्लिश हो पाया है। भारत ने यहाँ पे एक सेक्रीफाइस भी किया कि भारत का जो एक बहुत ज़्यादा रिसोर्स रिच आइलैंड था, कच्चा तीवू आइलैंड्स, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कच्चा तीवू आइलैंड्स दिखा रहा है। इस समझौता के तहत भारत ने इस आइलैंड को श्रीलंका को दे दिया। ये डिस्प्यूट और बढ़ रहा है जो फिशरमैन से रिलेटेड। उसका कारण ये है कि जो LTT से बारे में आप जानते ही हैं, श्रीलंका को लग रहा है कि फिर से उस तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए, जो तमिल इंसर्जेंट्स हैं वो फिर से श्रीलंका में वापस आकर के एक प्रॉब्लम ना क्रिएट कर दे। इसलिए जो श्रीलंका का नॉर्दर्न मेरीटाइम बाउंड्री है वहाँ पे श्रीलंकन जो नेवीज है वो अपना सर्विलांस बढ़ा दिया है। क्योंकि सर्विलांस बढ़ा दिया है तो जो फिशरमैन्स होते हैं उनको भी पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो है ये कि जो तमिलनाडु का कोस्ट है यहाँ पे जो फिशरमैन है उनको बहुत ज़्यादा मछलियाँ नहीं मिलता है। वहाँ पे जो रिसोर्सेस है वो डिप्लीट हो चुका है, क्योंकि एक बॉटम ट्रैवलिंग करके मेथड है मछली पकड़ने का। इसके द्वारा भारत के तमिलनाडु राज्य के कोस्ट पे बहुत सारे जो रिसोर्सेज थे वो अब खत्म हो चुके हैं, डिप्लीट हो चुके हैं। लेकिन श्रीलंका 2017 में ही इस तरह के मेथड, जो बॉटम ट्रैवलिंग मेथड से जो मछली पकड़ते थे, उनको बैंड कर दिया गया,
श्रीलंका के द्वारा। मतलब भारत में रिसोर्सेस जो है वो डिप्लीट हो रहा है, लेकिन श्रीलंका बैन कर दिया तो वहाँ पे वो रिसोर्सेस अभी भी है। इसीलिए भारत के जो फिशरमैन हैं वो श्रीलंका में चले जाते हैं मछली को पकड़ने के लिए। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इन सारे टॉपिक को कवर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही पसंद आया होगा। इसीलिए आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू डियर।